नमस्कार। मुंबई में बारिश के बीच सिटी सेंटर शो लेकर मैं हाजिर हूँ। शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। लंबी चली बैठकों और माथापच्ची के बाद आखिरकार सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, लंबी चली, उसके बाद ये फैसला सुनाया गया। छात्रों के मूल्यांकन का तरीका क्या होगा, इस पर जानकारी जल्द ही सीबीएसई की ओर से सामने रखी जाएगी। इस फैसले के तत्काल बाद आईसीएसई की परीक्षा को भी रद्द करने का ऐलान किया। बच्चों के लिए ये राहत और खुशी का समय है। कई महीनों तक उनके सिर पर लटक रही 12वीं की तलवार हट गई। बच्चे ऐसे ही पास हो गए सारे। हमने जो पढ़ा था इतने साल वो हुआ नहीं कुछ। तो जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह हो रही थी तो वैसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ले सकते थे। ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले, वो बहुत बुरा फील कर रहे हैं क्योंकि सर हमने इतनी मेहनत की थी, हमने दिन रात उठ के हम पढ़े थे। ठीक भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा इतना सारा प्रिपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है, बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है। हमारा काफ़ी प्रेशर बढ़ चुका था और अब हमें एक अच्छी न्यूज़ मिली है, तो अब हम हैप्पी हैं। हालांकि ये फैसला आसानी से नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित कई मंत्री शामिल थे। बैठक के बाद बयान जारी कर बताया गया कि 12वीं के सीबीएसई के इम्तिहान इस साल नहीं होंगे। बच्चों की सेहत और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। बच्चों को जबरन परीक्षा देने को बाध्य नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन का एक तरीका सीबीएसई निकालेगी। इस फैसले का व्यापक तौर पर स्वागत हो रहा है। प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, सबने ट्वीट कर इसका स्वागत किया है। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। इसीलिए जब थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने सबकी तरफ से 1.5 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फैसला लेने के लिए कहा था। और आज बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के हित में है, टीचर्स के हित में है, बच्चों के हित में है, देश के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में ये फैसला है। हालांकि असली सवाल अब मूल्यांकन और कॉलेजों में दाखिले का है। अमूमन अंकों के आधार पर दाखिला देने वाले कॉलेजों को भी अब अपनी प्रक्रिया बदलनी होगी। सीबीएसई पर आए फैसले के फौरन बाद आईसीएसई ने भी अपनी परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया। अब राज्य सरकार के शिक्षा बोर्डों पर सबकी नजर है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तय कर दिया गया है कि 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। मार्किंग कैसी होगी, सीबीएसई वो फॉर्मूला बना रहा है और उस फॉर्मूले से अगर बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके पास एग्जाम देने का विकल्प भी रहेगा। सहयोगी संजय कौशिक के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई शहर में संक्रमण के मामले जिस तरह से कम हो रहे हैं, अब यहाँ पर अनलॉकिंग भी शुरू हो गई है। आम दुकानों को खोलने की इजाजत मिल गई है। इसके लिए बीएमसी ने गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन इस गाइडलाइन से किस तरह से दुकानदार उलझन में हैं, सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में देखिए। बीएमसी ने सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी, लेकिन ऑड इवन पद्धति लागू कर मामले को उलझा दिया है। नए नियम के मुताबिक पहले सप्ताह में सड़क के दाईं तरफ की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी और बाईं तरफ की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुली रहेंगी। अगले सप्ताह यही नियम उल्टा हो जाएगा ताकि सभी को बराबर का मौका मिले। लेकिन दुकानदार पूछ रहे हैं कि किसके बाईं ओर। अभी आप ऐसे खड़े हो जाएंगे तो ये बायां बाजू हो जाता है और ऐसे खड़े हो जाएंगे उल्टे तो ये बायां बाजू हो जाता है। तो वो क्लेरिफिकेशन जैसे पहले किया था, जब पहले लॉकडाउन हुआ था कि रोड के उत्तर की तरफ की दुकानें कि पश्चिम की तरफ की दुकानें एक दिन खुली रहेंगी, फिर पूर्व की तरफ, तो वैसा कुछ क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट ने करना चाहिए। क्योंकि इससे ना सिर्फ व्यापारी दुविधा में है, पुलिस वाले हैं, जो भी है स्टाफ है, उनको भी दुविधा होती है। मालाड में सुबह इसी उलझन के चलते दोनों तरफ की दुकानें खुल गई थी। बीएमसी और पुलिस ने व्यापारियों से बात कर बीच का रास्ता निकाला। दाया बाया का वैसे डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आप जहाँ पे खड़े रहोगे वहाँ से दाया बाया चालू होता है। बेटर इसके लिए उन्होंने यही किया कि ये उन्होंने नक्की किया कि ये लाइन आज चालू रहेगी, ये लाइन आज बंद रहेगी। मतलब ये चालू रहेगी, ये चालू रहेगी और ये बंद होगी। जो शटर बंद है, ये शटर बंद। जितने भी सारे शटर आप देख रहे हो, पूरा लाइन बंद किया हुआ है। तो ये मार्केट में यही है। तो इससे लोग सभी व्यापारी मान गए, इस बात को समझ ऑलमोस्ट तो मान गए हैं। उससे हम सहमत हैं। मुंबई की महापौर ने भी इसका फैसला स्थानीय बीएमसी प्रशासन, पुलिस और व्यापारियों पर छोड़ दिया है। ठरवलं की चला, राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है उसे हमें जमीनी तौर पर पालन करना चाहिए। व्यापारी संगठन साथ में बैठकर भी ये तय कर सकते हैं कि कौन से दिन में कौन सी दुकानें शुरू की जाएं।
त्या गाईडलाईन लोकल लेवलला आपण फॉलो केल्या पाहिजे। हमारी 2 मांगे है, टाइमिंग को आप एक्सटेंड किया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए और ऑल्टरनेट की जो फॉर्मूला है वो निकाल के 5 दिन मुंबई में दुकानें शुरू करने की हमें इजाजत देनी चाहिए। बहरहाल इस उलझन के बावजूद 2 महीने बाद दुकानें खुलने से दुकानदार और ग्राहक दोनों ही खुश हैं। सबसे ज्यादा हम लोग परेशान हैं क्योंकि शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, आते हैं तो दुकानें बंद दिखती है, ऑटो फेयर जाता है, उतना ट्रैवलिंग का हम लोगों का पैसा जाता है, तो कंफर्टेबल तो नहीं होंगे, इम्पॉसिबल। आज बोनी हो गई आपकी? गुड लक हो गई। कितना? 2 महीने बाद? 2 महीने बाद। धीरे धीरे पूछने आ रहे हैं, धीरे धीरे हैं आ रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा चल रहा है। आज पहले 2 महीने के बाद आज पहला दिवस है, तो धीरे धीरे देखना है, चलेगा। सोच रहे हैं, होप करते हैं कि ये अच्छा चले। उम्मीद है सभी को कि फिर से जो जिंदगी है, जीवन की गाड़ी है, वो शुरू हो सके, और इसी उम्मीद में सबका कहना है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, ये बरकरार रहे ताकि जनजीवन वापस फिर से अपनी पटरी पर आ पाए। मुझसे कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील से NDTV इंडिया। और अब अगली रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से, जहां कोरोना की वैक्सीन के विरोध के चलते अलग अलग तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश हो रही है। ताजा लालच इटावा के अफसरों ने दिया है कि अगर शराब खरीदनी है तो वैक्सीन लगवा कर आना होगा। तो कहीं ऐलान हुआ है कि वैक्सीन लगवाने वालों को ही तनख्वाह मिलेगी, तो कहीं महिलाएं गाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए बुला रही हैं। घर घर बोला मागन बाड़ी चला भैया, कोरोना का टीका लगवावा। ये गांव-गांव लोगों को टीका लगवाने की दावत देती हैं। हमारे यहाँ हर मौके के गीत हैं, धान रोपाई के गीत, फसल कटने के गीत, शादी के गीत, मिलन के गीत, जुदाई के गीत, अब टीके के गीत बने हैं। कोरोना से सबका बचावा, चला भैया टीका लगवावा। लेकिन शराब नोशी करने वालों के मनोविज्ञान से वाकिफ एक अफसर ने इटावा में शराब खानों पे नोटिस लगा दी है कि शराब उसे ही मिलेगी जिसे टीका लगा होगा। अब रंग बिरंगी बोतलें मय खानों में शौकीनों को ललचा रही हैं। इन्हें पा लेने को दिल मचल रहा है, लेकिन टीके की दरकार है। 4 से 10 ने दिखाई है और उन्हीं को दी है शराब। तो ये पोस्टर बाहर लगा, उसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं सर। क्या कहते हैं? ये कहते वैक्सीन लगवा के आओ, उसका प्रमाण पत्र दिखाओ। लेकिन शराब खानों के होशियार सेल्स वालों को पता है कि टीका तो बहुत कम लोगों को लगा है, फिर शराब कैसे बिकेगी। इसलिए उन्होंने अपनी समझ से कुछ मजबूत तर्क ईजाद किए हैं। बिना कार्ड देखे दारू बेच रहे हो? नहीं, अभी तो दे रहे हैं, कोई कह रहा है लगवाएंगे, तो कहीं लगवा लिया, अभी कार्ड नहीं मिला है, ये कह रहे हैं। यूपी का फिरोजाबाद सुहाग की चूड़ियों का शहर है। शहर का सबसे बड़ा काम यही है, लेकिन जाहिर है कि सरकारी महकमे भी हैं और उनके मुलाजिम भी। यहाँ लोगों ने बीवी के कहने से भले टीका ना लगवाया हो, लेकिन तनख्वाह रुकने के डर से ज़रूर लगवा रहे हैं। डीएम सर ने ऐसे आदेश किए हैं कि यदि किसी भी विभाग के अगर कर्मचारियों ने अगर अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया तो उनके विभागीय अध्यक्ष जो हैं इस बात के लिए उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और इस महीने का वेतन उनको तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वो ये सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं कि उनके विभाग के सभी कर्मचारी जो हैं वो वैक्सीनेशन करवाएं। टीका लगने हैं 45 साल वालों को। इटावा के सैफई में तो टीका लगवाने के लिए गांवों में मुनादी हो रही है और मुनादी में इलाके के एसडीएम अपने मातहत तमाम अफसरों के साथ गांव-गांव खेत खलिहान की खाक छान रहे हैं। सब लोग स्कूल का है, वैक्सीन लगवाएंगे। पूरा जागरूक किया जा रहा है गाँव को कि वो ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाएं और कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इस तरह का लोगों को हम लोग समझा रहे हैं, उन्हें भ्रम है उसको हम दूर कर रहे हैं। एक कहावत है कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। यही वजह है कि पोलियो ड्रॉप से लेके कोरोना वैक्सीन तक का इतनी जगह पे विरोध हुआ, लेकिन चतुर लोगों ने उसका भी हल ढूंढ लिया है। फिरोजाबाद में जितेंद्र और इटावा में अरशद और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र राज्य में संक्रमण के मामले भले ही कम होते दिख रहे हैं, लेकिन बीते 2 महीनों में
जिस तरह से बच्चों में कोविड का संक्रमण दिखा है वो आंकड़ा हैरान करने वाला है। 60 दिनों में 99,000 से ज्यादा बच्चे 10 साल तक की उम्र के संक्रमित हुए हैं। हम आपको 4 साल के एक बच्चे की रिपोर्ट दिखाते हैं जो 3 दिन के बुखार के बाद ही अचानक में उसकी हालत बिगड़ी और उसे वेंटिलेटर पर जाना पड़ा। 4 साल का ये मासूम 7 दिनों से वेंटिलेटर पर है। एंटीबॉडी पॉजिटिव है। 3 दिन के बुखार में ही हालत बेहद नाजुक हुई। स्पर्श चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम इसे बचाने की मुहिम में जुटी है। 2 ही दिन में इसका जो चेस्ट है ना सर, जो लंग्स जो है उसका लंग्स एकदम स्टिफ हो गया है। इस वजह से बच्चा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है। अगले दिन ही तुरंत इसको वेंटिलेटर में रखना पड़ा और पता चला कि इसका कंडीशन जो है नेक्स्ट मतलब बहुत वर्स्ट हो चुका है, जिसके लिए डॉक्टर बता रहे थे कि इसको मतलब जान बचाना मुश्किल है। बट फिर भी डॉक्टर इरफान अली टीम और डॉक्टर शाह एंड टीम ने 24 आवर केयर लेके इसका जो भी ट्रीटमेंट करने के बाद अभी फ़िलहाल बच्चे का जो हेल्थ है अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। बट बच्चा अभी भी काफ़ी क्रिटिकल है। आइनोट्रॉप्स वगैरह भी लगा है बच्चे को, तो काफ़ी क्रिटिकल है। लेकिन स्टोरी ये है इसमें कि बच्चा 3 दिन की तकलीफ में डायरेक्टली वेंटिलेटर पर पहुंच गया। तो अभी कैसा है, ये मैसेज पेरेंट्स के लिए है, बिकॉज इतना खराब, इतने कम टाइम में इतना खराब होना वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कोई। तो अभी 3 दिन का फीवर और अभी 4थे दिन पे वेंटिलेटर डायरेक्टली। तो अभी ऐसे में क्या करना है, अगर बच्चों फीवर हाई ग्रेड है, बच्चा डल लेथार्जिक है, सांस लेने में तकलीफ है, तुरंत ही हॉस्पिटल में जाके दिखाना चाहिए। महाराष्ट्र में बच्चों में संक्रमण के 60 दिनों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1 अप्रैल से 29 मई तक 10 साल तक के 99,006 बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए हैं। अप्रैल महीने में 51,648 और मई महीने में 47,358। मई में 10,494 कोविड पॉजिटिव बच्चे 4 साल से कम उम्र के हैं। बीते साल की पहली कोविड लहर में कुल 67,110 बच्चे संक्रमित हुए थे। इस साल सिर्फ 5 महीनों में ही 1,28,827 बच्चे पॉजिटिव हो चुके हैं, पिछले साल से 92% ज्यादा। इस साल के अप्रैल और मई महीनों में बच्चों में संक्रमण के मामले 332% बढ़े हैं। बीएमसी डैशबोर्ड की माने तो मुंबई में मई महीने में 9 साल तक के 9 बच्चों की कोविड से मौत हुई है। 2020 में बच्चों में एक्यूट कोविड इन्फेक्शन बहुत कम हुआ था। कोविड इन्फेक्शन की वजह से पहले 14 दिन में बच्चे को एडमिट करने की जरूरत कम पड़ी थी और बच्चों में जो एक्यूट कोविड इन्फेक्शन है उसमें न्यूमोनिया इतना नहीं लगा था। उसकी कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इस साल में हम देख रहे हैं कि बच्चों को भी एडल्ट की तरह न्यूमोनिया हुआ है। कुछ बच्चों को एडमिट करने की जरूरत पड़ी है और उनको मेडिसिन मॉनिटरिंग और आईसीयू का केयर भी लगा है। कुछ बच्चों में एक्यूट कोविड में भी अलग अलग प्रकार के प्रेजेंटेशंस देखे गए हैं, जैसे किसी को लंग एब्सेस हुआ है, किसी को गले में बड़ी बड़ी गांठें हो गई है, किसी को एब्सेस फॉर्मेशंस हुए हैं, किसी को हार्ट पे असर हुआ है और उनको कोविड के जो वार्ड्स है उसमें रख के हमको उसका ट्रीटमेंट देना पड़ा है। इधर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में सिर्फ मई महीने में 1 से 18 साल के 9,928 बच्चे और किशोर संक्रमित हुए हैं। जिले में बच्चों के लिए कोविड वार्ड बनने लगे हैं। नगर डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 महीने में अप्रैल और मई में ओवरऑल पॉजिटिविटी ज़्यादा थी। उस कंपैरिजन में 8 से 10% नॉर्मल कोर्स में बच्चों का भी इसमें पॉजिटिविटी रेट 8 to 10% तक था। इसमें कोई ऐसे मेजर सीरियस कोई इंसिडेंसेस नहीं थे, लेकिन इस वायरस की एक स्प्रेडेबिलिटी की वजह से पूरी फैमिली पॉजिटिव होती थी। उसमें 1 साल से लेकर 18 साल तक बच्चे छोटे मोटे इसमें घर के अंदर पॉजिटिव होते थे। तो वो ओवरऑल पॉजिटिविटी ज़्यादा रहने की वजह से उनकी संख्या भी ज़्यादा हो गई। तो उसमें हमारे पास अप्रैल महीने में अगर वो संख्या देखो तो टोटल 80,118 बच्चे पॉजिटिव थे। बच्चे नहीं, अडल्ट पॉजिटिव थे टोटल। उसमें से 7,760 बच्चे 1 साल से 18 साल तक पॉजिटिव थे। ऐसे मई में 86,182 फिगर थी टोटल पॉजिटिविटी की। उसमें से 9,928 बच्चे पॉजिटिव थे। करीब 95% बच्चे कम या न के बराबर लक्षण वाले बताए जाते हैं, जिनका घर पर ही इलाज हो रहा है। लेकिन अस्पताल और आईसीयू वेंटिलेटर की दरकार वाले बच्चों की संख्या में इस बार इजाफा हुआ है। एक्सपर्ट्स बच्चों के लिए फ्लू के इंजेक्शन की सलाह दे रहे हैं ताकि बदलते मौसम में कोविड के लक्षण उलझन में न डालें।
अहमदनगर से सागर दुसाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह मिटाने के लिए कांग्रेस की मीटिंग दूसरे दिन भी जारी रही। नवजोत सिंह सिद्धू 3 सदस्यीय समिति के सामने पेश हुए। उन्होंने अपनी बात रखी और बाहर आकर कहा कि पंजाब जीतेंगे। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी बात समिति के सामने रखेंगे। कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी के सामने अपनी बात रखने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू सुबह 11:30 बजे दिल्ली के 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पहुंचे। वे कांग्रेस वॉर रूम के अंदर करीब 2 घंटे रहे। जाते जाते अपने अंदाज में अपनी जीत की बात कर गए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाई कमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है। पंजाब में करीब 10 महीने बाद चुनाव होने हैं। इससे पहले पार्टी पंजाब इकाई में जारी अंदरूनी फूट को खत्म कर एक मजबूत चुनावी रणनीति बनाना चाहती है। इसलिए अपने सभी 80 विधायकों, राज्य से आने वाले सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ सलाह कर रही है। आपने माँ बाप के कोई जाता नहीं है, तो माँ बाप बुलाते नहीं है। हाई कमांड हमारे माँ बाप है, हम बच्चे हैं, माँ बाप ने बुलाया, फिर भी नाराज हो। दिल्ली की पिच पर आकर सिद्धू अपने अंदाज में बैटिंग कर गए। कैप्टन भी पुराने खिलाड़ी हैं। बुधवार को उनकी बारी है। वो भी 3 अंपायरों के सामने पेश होंगे। लेकिन इस पूरी रस्साकशी में मैन ऑफ द मैच कौन होगा, ये तो 3rd अंपायर ही तय करेगा। दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। एक मासूम की मासूमियत भरी शिकायत दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। 10 बजे मुझे 2 बजे तक होती है क्लास। एक होती है मैं तो मुंबई में आप देख सकते हैं लगातार बारिश हो रही है। कल हल्की बारिश थी, आज तेज है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार जो मॉनसून है वो सामान्य रहेगा। जून से सितंबर 2021-22 के बीच पिछले 10 साल के औसत के मुकाबले 101% बारिश होने का पूर्वानुमान है। कोरोना की वजह से जो आर्थिक संकट है उसके बीच किसानों और भारत सरकार के लिए ये राहत भरी खबर है। केरल में ये मॉनसून से पहले की बारिश है। चक्रवाती तूफान ताउते की वजह से मॉनसून जल्दी आने के आसार थे, लेकिन अब 2 दिन की देरी बताई जा रही है। और अभी धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल हो रहा है और शायद 8 जून के आसपास मॉनसून केरला कोस्ट के पास पहुंच सकता है। लेकिन इस मध्यम शुरुआत के बावजूद मॉनसून मेहरबान रहेगा। मौसम विभाग के डीजी डॉक्टर एम महापात्रा के मुताबिक इस साल जून से सितंबर के बीच औसत के मुकाबले 101% बारिश होगी। इससे पहले 16 अप्रैल 2021 को मौसम विभाग ने औसत का 98% बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था। इस बार एक अच्छे मानसून का पूर्वानुमान किए हैं नॉर्मल रेनफॉल फॉर द कंट्री रिपोर्ट, और जो मानसून कोर जोन है वहाँ एबोव नॉर्मल रेनफॉल होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। और इसमें जो रेनफॉल प्रेडिक्शन हम किए हैं वो लगभग मोर देन 106% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज है। मोस्टली रेनफेड एग्रीकल्चर की तरह है। वहाँ इस साल होने वाला बारिश हमारे कृषक के लिए अच्छा ही साबित होगा। पूर्वोत्तर को छोड़कर बाकी हिस्सों में सामान्य या अच्छी बारिश की उम्मीद है। लॉकडाउन की मार से 7.3% तक की गिरावट देख रही भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए राहत की खबर है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली रिपोर्ट कर्नाटक से, जहां ब्लैक फंगस के तकरीबन 1300 मामले हैं। चिंता की बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में भी ये बीमारी फैल रही है और बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। 15 साल से कम उम्र के गांव से आए 2 बच्चे बुरी तरह से ब्लैक फंगस से संक्रमित हुए हैं। बेंगलुरु के इस सरकारी अस्पताल में ब्लैक फंगस से संक्रमित 11 साल की बच्ची और 14 साल के एक लड़के का इलाज चल रहा है। संक्रमण आंखों से होते हुए सर तक पहुंच गया। दोनों राज्य के ग्रामीण इलाके से।
ये 2 संक्रमित बच्चों में से एक बचपन से ही डायबिटिक थी, जबकि दूसरा भी डायबिटिक है। ये ब्लैक फंगस के संक्रमण के बाद पता चला। उनमें से एक को कोविड है, ये बाद में पता चला, लेकिन ये दोनों अस्पताल काफी देर से पहुंचे। कर्नाटक में अब तक ब्लैक फंगस के 1250 मामले सामने आए हैं। इनमें से 18 पूरी तरह ठीक हो गए हैं। 1193 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 18 लोगों की मौत हुई। महीने भर के लॉकडाउन के बावजूद कोविड का संक्रमण तकरीबन 14% पर बना हुआ है। अब ब्लैक फंगस लोगों को डरा रहा है। हम संक्रमण से बचने के सभी प्रयासों पर ध्यान दे रहे हैं और इसके इलाज में जो भी खर्च होगा मुफ्त होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोरोना से कैसे निपटे, सरकार अब तक इसी सवाल का जवाब तलाशने में उलझी हुई थी। इस बीच कहर बरपाते ब्लैक फंगस ने मामला और बिगाड़ दिया है। दवा की कमी हर जगह है। ऐसे में क्या बच्चे क्या बड़े, सभी सिस्टम की तरह भगवान भरोसे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। अरे भाई, आपको एक छोटी सी बच्ची का वायरल वीडियो दिखाते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस से परेशान है। बड़ी मासूमियत के साथ वो अपनी बातें वीडियो के जरिए पीएम मोदी के सामने रख रही हैं। आप भी सुनिए। क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को, जो होते 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।